बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एडम बीड। ये एक नावल है जो जॉर्ज इलियट ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हम एडम बीड नावल को इस तरीके से कवर करेंगे कि एमए में अगर इससे रिलेटेड कोई 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। इससे पहले 2 नावल मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड अ टेल ऑफ टू सिटी हैं। अगर आपने उनके क्वेश्चंस भी देखने हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम नॉवल एडम बीड राइटर जॉर्ज इलियट के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉवल की सेटिंग देखेंगे, प्लॉट देखेंगे, टाइम, जॉनरा की समरी करेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, इसकी थीम्स को डिस्कस करेंगे और थॉरली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एडम बीड नॉवल कंप्लीटली हम इस तरीके से पढ़ लें कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले यूट्यूब पे मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एडम बीड नॉवल बाय जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का असल नाम है मैरी एन इवन। जॉर्ज इलियट जो है वो 18 सेंचुरी से बिलोंग करती हैं और 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर औरतों के पास ना प्रॉपर्टी रखने का हक होता था, ना वोट डालने का हक होता था, ना ही उनके नाम पे बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी, और अगर होती थी तो वो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, उसको तवज्जो नहीं देते थे। कुल मिला के बात ये कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी और वुमेन जो थी वो डिप्राइव्ड थी हर चीज़ से। इस टाइम पीरियड के अंदर जब जॉर्ज इलियट ने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना नाम मैरी एन इवंस रखने की बजाय नॉवल के आखिर में उन्होंने एक मर्द के नाम का सहारा लिया जिसका नाम था जॉर्ज इलियट। उन्होंने इसको कह सकते हैं कि ये उनका पेन नेम है, ये सूडो नेम है। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी, यानी कि एक खातून है जो इंग्लिश में नॉवल लिखा करती थी। इसके अलावा ये पोइट भी थी, इन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी, जर्नलिस्ट भी थी, ट्रांसलेटर भी थी और बहुत ज़्यादा मशहूर थी विक्टोरियन एरा के अंदर। अपने असल नाम से नहीं, मैरी एन इवंस के नाम से नहीं, बल्कि जॉर्ज इलियट के नाम से। इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे जो आज तक अप्रिशिएट किए जाते हैं, जिनमें से एडम बीड आज हम पढ़ेंगे। मिल ऑन द फ्लॉस इसी चैनल पे मौजूद है, वो भी इनका एक शाहकार काम है। इसके अलावा मिडिल मार्च को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी काम भी मेंशन है, उनको भी पजीराई मिली। ये पैदा हुई हैं 1819 के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर और 1880 के अंदर इनकी डेथ हुई। विक्टोरियन एरा से बिलोंग करती हैं और विक्टोरियन एज के अंदर खासी पॉपुलर राइटर हैं। एडम बीड वाले नॉवल के अंदर उन्होंने कौन सा स्टाइल फॉलो किया है, तो उन्होंने नैरेटिव टेक्निक फॉलो की है। जिस तरह कहानी बयान की जाती है इस तरह इस नॉवल को लिखा है। आयरॉनिकल नॉवल लिखा है, बहुत ही मज़े का है और छोटा सा आपको समझ आ जाएगा। एडम बीड एक ऐसा नॉवल है मैरी एन इवंस का जो कि इन्होंने पब्लिश कराया 1859 के अंदर और इसको सूडोली पब्लिश कराया, यानी कि अपने नाम से पब्लिश नहीं कराया बल्कि जॉर्ज इलियट के नाम से पब्लिश कराया। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें 18 सेंचुरी की जो उस वक्त थी उस सोसाइटी को डिपिक्ट किया और 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर क्या हालात थे, क्या सूरत हाल थी, सारी वो बातें इस नावल में डिपिक्ट करने की कोशिश की हैं। इस नावल का जॉनरा है हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, रोमांस एंड रियलिज्म। रियलिज्म इस नावल के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहानी बिल्कुल सीधी सिंपल सी है, कोई ख़ास फिक्शन इस्तेमाल नहीं की गई। जो रियल लाइफ के लोग थे 18 सेंचुरी के वो दिखाए गए हैं। हिस्टोरिकल और ट्रेजेडी है इसके अंदर एक रोमांस का भी पॉइंट डाला है। इसके अलावा जो टाइटल है एडम बीड इपोनमस है। इपोनमस से मुराद ये होता है कि नॉवल का टाइटल वही है जो इसके मेन कैरेक्टर का टाइटल है। इस नॉवल के अंदर एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एडम बीड, उसी के नाम पर नॉवल का टाइटल भी है। इसके अंदर एक मेजर थीम जो है वो मेथडिज्म की है। मेथडिज्म आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है। जैसे मुस्लिम सेक्ट के अंदर बटे हुए हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, इसी तरह हिंदू भी सेक्ट्स के अंदर बटे हुए हैं। कोई ब्रेलर है, कोई ब्राह्मण है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी भी सेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कुछ लोग कैथोलिक हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों के अंदर एक सेक्ट और उभरा जिसका नाम था मेथडिस्ट सेक्ट, या यूं कहा जाए मेथडिस्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट के कुछ कवानीन और कवायद थे 18 सेंचुरी के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से मेथडिज्म का जो सेक्ट है या रिलीजियस बिलीव है वो प्रोपोगेट किया गया। इस मूवमेंट के जो फादर थे वो जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली हैं। ये ज़्यादा इसकी टीचिंग किया करते थे और ये ज़्यादा 18 सेंचुरी के लोगों के करीब का मज़हब था। इस मज़हब के अकॉर्डिंग सबके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए।
अच्छी बात करनी चाहिए, बुराई को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नेकी इख्तियार करनी चाहिए ताकि प्रॉस्पेरिटी हासिल की जा सके। और इसी नॉवल के अंदर हमारा एक मेन कैरेक्टर है डीना मॉरिस। वो सेकंड हीरोइन है इस नॉवल की, और वो इस रिलीजियस मूवमेंट को प्रीच करती है, यानी कि उसकी टीचिंग करती है। इस नॉवल की थीम्स हैं रियलिज्म, इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी, एंड वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड बिहेवियर, ऑनर, लव एंड नेचर। ये थीम्स जब हम समरी करेंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन समरी से पहले हम कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। जो मेन हीरो है या प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, उसका नाम है एडम बीड। ये कारपेंटर है, यानी कि लकड़ी का काम करता है और लकड़ी से चीज़ें बनाता है। ये जिसामत के अंदर स्ट्रांग है, माइंड के तौर पे इंटेलिजेंट है, ईमानदार है, नेक है, एजुकेटेड है, और एक पीसेंट फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। स्टिल इसका अपना कारखाना है और ये लकड़ी की चीज़ें बनाता है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा मेहनत से। एडम बीड एक सीधा साधा इंसान है जो नेकी पे यकीन रखता है, खुदा पे यकीन रखता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश है और अपने काम से मुतमईन है, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है। इसके अलावा वो अच्छी चीज़ों को परस्यू करता है और बुरी चीज़ों को बुरा समझता है। डीना मॉरिस एक ऐसी लड़की है इस नॉवल के अंदर जो कि खूबसूरत है, सेल्फलेस है और मेथडिज़म को प्रमोट करती है। मेथडिज़म मैंने आपको बताया कि एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, यानी कि एक फ़िरका है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसके बिलीव को प्रोपेगेट करती है और ये लोगों को भी तरगीब देती है कि तुम नेकी की तरफ आ जाओ, अच्छाई की तरफ आ जाओ। अपना इसका इतना अच्छा बिहेवियर होता है पूरी सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, कि सब इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जितने भी एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं कि इतनी बेवकूफ़ है कि लोगों के इतने काम आ रही है, लोगों ने इसको क्या देना है। टीना हमेशा अपनी हैप्पीनेस से के ऊपर दूसरों के लोगों की हैप्पीनेस को तरजीह देती है, यानी कि मुकम्मल एंजल है। इसके ऑपोजिट हमारी एक और लड़की है हैटी सोरेल। हैटी सोरेल भी उसी घर में रहती है जिसमें डीना मॉरिस रहती है, और हैटी सोरेल जो है ये दूर परीत की रिश्तेदार है डीना मॉरिस की। दोनों जवान लड़कियां हैं। हैटी सोरेल बिल्कुल ऑपोजिट है डीना मॉरिस के। हैटी जो है वो दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा परस्यू करती है, माल दौलत, ऐशो आराम, रोब रुतबा, इसको फॉलो करती है। ज़्यादा खूबसूरत भी यही है। इसके अलावा पैदा गुर्बत में हुई है, गरीब लोगों के घर पैदा हुई है, वरना ख़याल इसके बहुत बड़े बड़े हैं, और ये चाहती है कि किसी अमीर से एरिस्टोक्रेट को फंसा के उससे शादी कर ले। इसी चक्कर में ये बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी करती है, फुलिशनेस करती है, और ट्रेजेडी होती है कि आखिर में ये मर जाती है। इसकी बेवकूफ़ियों की वजह से ना सिर्फ ये खुद सफ़र करती है बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हैटी और डायना जो हैं ये फॉइल कैरेक्टर हैं, यानी कि डायना हैटी के बिल्कुल ऑपोजिट है और हैटी डायना के बिल्कुल ऑपोजिट है। डैनी अगर एजल है तो हैटी ईवल है, और हैटी अगर फुलिश है तो डैना जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी का सिंबल है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर मौजूद है, जो सेकंड मेल लीड है, वो है कैप्टन ऑथर डॉनीथॉर्न। कैप्टन ऑथर डॉनीथॉर्न जो हैं ये एक यंग सोल्जर हैं, रेजिमेंट के लीडर हैं। इसके अलावा जिस इलाके में ये तीनों हमारे कैरेक्टर रहते हैं वहाँ पे एरिस्टोक्रेट हैं, यानी कि इनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे अमीर तरीन आदमी हैं और अपने दादा का अकलौता पोता भी है। इनके मैनर्स अच्छे हैं, और कैप्टन डैनी मोर जो हैं ये अय्याशी पे यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि किसी से सीरियस कमिटमेंट करें। ये लव अफेयर पे, और उसके अलावा इनका फोकस इनका करियर है। ऑल थ्रू ये लव कर प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं हैटी से, लेकिन ये उससे शादी नहीं कर पाते। ये इनकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर होती है कि वो क्लास बाउंड्रीज़ को नहीं क्रॉस कर पाते, और इसी की वजह से आखिर में ट्रेजेडी भी होती है। सेथ बैथ जो है वो एडम हमारे मेन हीरो का भाई है। इसके अलावा डीना से मोहब्बत करता है, लेकिन डीना इसको हमेशा रिजेक्ट कर देती है, इसलिए क्योंकि डीना रिलीजियस प्रीचर भी होती है, किसी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आखिर में डीना जो है वो एडम बीड से शादी करेगी। इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो माइनर हैं, इतना ज़्यादा प्ले में डिस्कस नहीं हुए, इसलिए मैंने डाले हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। 2 समरी मैंने मेंशन की हैं, इनमें से एक समरी को मैं डिस्कस करूँगी, आप दोनों पढ़िएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप हो जाए नॉवल के ऊपर। एडम बीड एक ऐसा नॉवल है जिसके अंदर 4 मेन कैरेक्टर हैं और उनकी ज़िंदगी की इर्द गिर्द लाइफ दिखाई जाती है। वो एक रूरल विलेज में रहते हैं जिसका नाम है हेस्लॉप।
1799 का टाइम पीरियड दिखाया जाता है। नॉवल ओपन होता है, बीड ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम है एडम एंड सेथ बीड। ये दोनों कारपेंटरी की शॉप के अंदर लकड़ी कूट रहे होते हैं। इस दौरान सेथ को एक बंदा चिढ़ाते हुए गुजरता है कि तुम्हें मेथडिज्म के रिलीजन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम तो डीना से लव करते हो। डीना का कैरेक्टर दिखाया जाता है फिर मोहल्ले के अंदर कि वो मेथडिज्म को प्रीच करती फिर रही होती है, हेस्लॉप के लोगों को बताती फिर रही होती है कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करो, नेकी की तरफ आ जाओ, अच्छाई की तरफ आ जाओ। सत इसको ख्याल से इसके घर छोड़ के आता है और इसको घर छोड़ते वक्त उसको प्रपोज करता है सेकंड टाइम कि तुम मुझसे शादी कर लो। डेना उसको रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि वो सारी ज़िंदगी प्रीचिंग करेगी, अपने दीन को फैलाएगी, शादी कभी भी नहीं करेगी। जब शाम को एडम घर वापस आता है, अपनी माँ से मिलता है, उसकी माँ को देखता है, वो परेशान होती है, कहती है तुम्हारा अब्बा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ रह गया है। और उसने वादा किया था कि वो नेक्स्ट डे एक कॉफिन बिल्ड करेगा। कॉफिन वो ताबूत होता है जिसमें मुर्दे को लिटाया जाता है। एडम बीड का जो फादर है थियास बीड, वो गायब है। वो एक ऑनरेबल मैन होता है और उसी ने अपने बेटों को कारपेंट्री सिखाई होती है, लेकिन बुढ़ापे की इस उम्र के अंदर वो शराबी बन जाता है। और इसी बात पे एडम बीड अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहता है। एडम बीड सारी रात जागता है और कॉफिन बिल्ड करता है। उसका बाप सारी रात घर नहीं आता। एडम बीड सारी रात दरवाजे पे इंतज़ार करता है कि अब उसका बाप दरवाज़ा बजाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैप्टन ऑथर डॉनी थॉर्न जो है वो विजिट कर रहे हैं हेस्लॉप के विलेज के अंदर। कैप्टन ऑथर डॉनी थॉर्न फौज के अंदर हैं और हाथ जख्मी होने की वजह से वो अपने दादा के घर अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ दिन गुजारने के लिए आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस पोलिसर के घर जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस पोलिसर जो हैं वो अंकल आंटी हैं डेना के भी और हैटी के भी। जब कैप्टन ऑथर डॉनी थॉर्न मिस्टर एंड मिसेस पोइसर के घर जाते हैं तो वहाँ पे वो डैना से मिलते हैं। डैना उनको खास इंप्रेसिव नहीं लगती। ऑथर जो है वो डायरी के अंदर हैटी सोरेल से फ्लर्ट कर रहा होता है और हैटी सोरेल भी ऑथर के एरिस्टोक्रेट होने की वजह से उसको अच्छी खासी लाइन दे रही होती है। दोनों कुछ फ्लर्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि एडम जो है वो पब के अंदर अपने बाप को ढूंढने जाता है। वो पब में, क्योंकि बाप उसका शराबी होता है इसलिए पब में ढूंढने जाता है, लेकिन वो देखता है गुजरते हुए कि दरिया के अंदर उसका बाप औंधे मुंह पड़ा हुआ है और मर गया है। ये खबर जो होती है वो बीड फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा गमगीन होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जिस पे डायना जो है वो लाइसा बीट यानी कि एडम बीट की अम्मी को कंफर्ट करने के लिए उनके घर पे आके कुछ दिन के लिए रहने लग जाती है। डायना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी औरत होती है, इसलिए वो आके लाइसा बेथ की मदद भी कर रही होती है और साथ में वो एडम बीट की भी मदद कर रही होती है। बेसिकली उसका मकसद होता है इनके वुंड को हील करना। इसी दौरान दिखाया जाता है कि हैटी जो है वो गुजर रही होती है जंगल से कि उसको रास्ते में ऑथर मिलता है और उसको फ्लड करता है और उसको किस कर देता है, जिसके बाद हैटी शर्मा के भाग जाती है और ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा फ्यूचर में वो ख्याल रखेगा और हैटी से ये कहेगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी रात हैटी ख्याल बुनना स्टार्ट हो जाती है कि भाई वो एक अमीर आदमी की बीवी बन जाएगी, बहुत बड़ा घर होगा उसका जिसमें वो आराम से राज करेगी। ऐसे बेतुके वो ख्याल बुनने लगती है, जिसमें डायना जो है वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एडम बीट के फादर का फ्यूनरल होता है, बड़े पैमाने पे होता है, जिसके अंदर एडम जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाया जाता है। एडम मिस्टर पोइसर से मिलता है और उसे कहता है कि उसे हैटी बहुत पसंद है, वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो मिस्टर पोइसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको परमिशन दे देते हैं। ये बात वो अपने टीचर ब्रैटल मैसी से भी कहता है, जिस पे उसके सर कहते हैं कि तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है कि तुम हमेशा बैचलर रहो, ये औरतें प्रॉब्लम ही होती हैं। ऑथर और हैटी की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। ऑथर हैटी को कुछ गिफ्ट्स भी देता है, जिसको एडम बीट देखने के बाद कहता है कि ये तुम्हें किसने दिए। वो शक में पड़ जाता है कि क्या ऑथर और हैटी का अफेयर चल रहा है। स्टिल उसे कोई बात क्लियर नहीं होती। जब ऑथर 20 साल का होता है तो उसकी 20th बर्थडे पे ऑथर की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद होती है उसकी स्टेट का मैनेजर बना दिया जाता है, जिसपे वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और अब वो हैटी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब एडम बीड स्टेट का ख्याल रखते हुए जंगल से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि ऑथर और हैटी जो हैं वो किस कर रहे हैं, जिस पे एडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हैटी ये देख के भाग जाती है कि एडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऑथर और एडम जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसमें एडम जीत जाता है।
इसी टाइम पीरियड में ऑथर एडम को बताता है कि वो संजीदा नहीं है, वो हैटी से शादी नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ एक मेंबर फ्लर्ट कर रहा होता है। तो एडम उसको कहता है कि अगर तुम उससे फ्लर्ट कर रहे हो तो तुम उसको एक लेटर लिखो कि तुम सीरियस नहीं थे और उसको छोड़ के चले जाओ। ऑथर ऐसा ही करता है। एडम जो है वो ऑथर का लेटर हेटी को देता है, जिसको वो पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान और रोती धोती है कि ये ऑथर मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऑथर सोल्जर होता है, रेजिमेंट को कैरी करना होता है उसने, वो अपने सोल्जर्स के साथ नेक्स्ट मिशन पे निकल जाता है। पीछे हैटी बहुत रोती धोती है। अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो एडम बीड से शादी कर लेगी। वो एडम बीड उसको प्रपोज करता है और वो एडम बीड ये सोचता है कि इसने अपनी मिस्टेक से कुछ सीख लिया होगा और ये दोनों आपस में इंगेजमेंट कर लेते हैं। जैसे ही शादी करीब आने वाली होती है तो हैटी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसको ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये कहती है कि उसे जाके ऑथर को ढूंढना होगा और बताना होगा कि वो प्रेग्नेंट है। वो हैटी जो अपना सारा मालो दौलत इकट्ठा करती है और स्नोडेन की तरफ निकल जाती है। स्नोडेन पे पहुँचते पहुँचते उसका सारा पैसा खर्च हो चुका होता है और उसे पता लगता है कि सोल्जर यहाँ से आयरलैंड की तरफ निकल गए हैं, यानी कि ऑथर का जो रेजिमेंट था वो आयरलैंड की तरफ निकल चुका है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो वहीं पे रुक जाती है और अपने बच्चे को वहीं पे पैदा करती है। जैसे उसका बच्चा पैदा होता है वो उससे संभाल नहीं सकती, तो उसे वो जंगल में एक दरख्त के नीचे जाके दफना देती है। कुछ टाइम पीरियड में वो उसे वापस भी आके देखती है क्योंकि उसकी ममता उसे कह रही होती है कि तुमने क्या किया, लेकिन बच्चा जब तक मर चुका होता है। हैटी को ये सब कुछ करते हुए एक सोल्जर देख लेता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है और सब कुछ सारा माजरा और किस्सा बयान करता है। हैटी के पीछे उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसके अंकल और एडम बीड खास तौर पे। इसी दौरान एडम बीड अपने एक पुराने दोस्त विस्कार से मिलता है जो उसको बताता है कि हैटी जो है वो अपने ही बच्चे के मर्डर के इल्ज़ाम के अंदर जेल में बंद है और अनकरीब उसको फांसी होने वाली है। एडम को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो ये फैसला करता है कि वो कोर्ट के अंदर ये ट्रायल देखेगा। जब वो कोर्ट में ये ट्रायल देखता है कि हैटी ने वाकई ही अपने बच्चे को मारा है तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। सारे सबूत जो हैटी के खिलाफ होते हैं उसकी वजह से उसको सजाए मौत सुना दी जाती है और उसको एग्जीक्यूट करने का हुक्म जारी किया जाता है। इसी टाइम पे हमारा दूसरा हीरो जो ऑथर है वो मौके पे आ जाता है और हैटी की मदद करता है। वो हैटी की सजाए मौत ख़त्म करा के उम्र कैद में तब्दील करा देता है। हैटी को जेल हो जाती है। डायना उसको जेल में जाके काफ़ी विजिट करती है और परस्यू करने की कोशिश करती है कि अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो तो हो सकता है कि तुम बच जाओ। हैटी को आखिर में मुल्क बदर कर दिया जाता है, लेकिन मुल्क से निकलने से पहले ही वो सदमे से ही मर जाती है। एंड में ये दिखाया जाता है कि एडम और ऑथर आपस में आखिर में मिलते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं और एडम को ऑथर अपनी स्टेट का ख्याल रखने का कहता है। बहुत साल गुजर जाते हैं। एडम जो है वो पोइसर के दोबारा घर जाता है जहाँ पे वो डायना को देखता है और डायना को प्रपोज करता है। डायना उसको मना कर देती है, लेकिन एडम की माँ जब बीमार होती है तो डायना उनकी आके खिदमत करती है और इसी दौरान वो एडम बीड्स के भी ज़्यादा करीब आ जाती है। दोनों की कुर्बत देखने के बाद इन दोनों की शादी रख दी जाती है। शादी बड़े पैमाने पे की जाती है और एडम बीड की डायना से आखिर में शादी हो जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि एडम बीड और डायना की शादी होती है और इनके 2 बच्चे होते हैं। सारी फैमिली खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करती है। ये नॉवल का एंड था। इसके अलावा एक और समरी यहाँ पे मैंने दी हुई है, अगर आपने पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।